जय हिंद साथियों। जिस भर्ती का आपको बेसब्री से इंतजार था वो अब दूर नहीं है। जी हां साथियों, यूपी होमगार्ड की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और यूपी होमगार्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा आदेश जारी हुआ है। शासन और बोर्ड ने इस भर्ती को संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। योग्यता, उम्र, पात्रता, आरक्षण, एग्जाम पैटर्न और साथ ही फिजिकल में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं दिनांक 3 नवंबर 2025 को ये अपडेट आई है यूपी होमगार्ड और उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव की तरफ से। साथियों, अगर आप यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर थोड़े से भी सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। साथियों, ये अपडेट यूपी होमगार्ड की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड इनरोलमेंट मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों की होमगार्ड के रिक्त पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी इनरोलमेंट की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी। यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस की भर्ती जो करता है बोर्ड, उसी बोर्ड के द्वारा होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। साथियों, आप आगे देख सकते हैं होमगार्ड स्वयंसेवकों का एनरोलमेंट उनके निवास के जनपदों में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष होमगार्ड विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचन के अनुसार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपकी जो भर्ती है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथियों, इनरोलमेंट वर्ष का मतलब होता है कि कैलेंडर वर्ष में 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मार्च की अवधि से है। इनरोलमेंट वर्ष की 1 जुलाई को जनपदीय इकाइयों में विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा की जाएगी और जनपदवार रिक्तियों की अवधारणा जिला कमांडेंट द्वारा की जाएगी। यानी कि होमगार्ड का जिला कमांडेंट होगा, वो भर्ती बोर्ड को सूचना देगा कि इस जिला में इतनी वैकेंसी खाली हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करते हुए उनकी सूचना कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स को उपलब्ध कराएंगे। रिक्तियों की अवधारित करते हुए समय पुरुष तथा महिलाओं के लिए रिक्तियों की संख्या अलग अलग की जाएगी। साथियों, इसमें बताया गया है कि होमगार्ड के लिए कौन कौन पात्र होगा। तो शारीरिक एवं मानसिक दोष से युक्त तथा विकलांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे और होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कर सकते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और सार्वजनिक, शासकीय या अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर इनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। आगे आप देख सकते हैं संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन के किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत यानी कि उस पद पर तैनात। आगे होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों। यानी कि कोई व्यक्ति अगर उसकी 2 पत्नियां हैं या कोई महिला है जिसके 2 पति हैं तो होमगार्ड के पद पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आप किसी केंद्र सरकार के पद पर या राज्य सरकार के पद पर जॉब कर रहे हैं तो आप होमगार्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर कोई केस है और वो विचाराधीन है कोर्ट में तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर बात करें ड्यूटी भत्ता यानी कि आपको वेतन कैसे मिलेगा, तो होमगार्ड्स को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो ड्यूटी है वो जिला कमांडेंट द्वारा लगाई जाएगी और उसी के द्वारा जब शासन के द्वारा अलग अलग जो भत्ता होते हैं उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी और आपको सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें आरक्षण की कि आरक्षण या छूट क्या क्या मिलेगी,
तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए लंबवत आरक्षण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण। आपको अगर लंबवत और क्षैतिज आरक्षण के बारे में नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और इनरोलमेंट के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण प्राविधानों या आदेशों के अनुसार अनुमान्य होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण की गणना जनपद स्तर पर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष की जाएगी। साथियों, अगर बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो होमगार्ड स्वयंसेवकों के इनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत सरकार के द्वारा स्थापित बोर्ड के यानी कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता अनिवार्य होनी चाहिए। यदि आपने किसी बोर्ड से 10th पास किया है या आपने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से इसके समकक्ष कोई कोर्स किया है, हाई स्कूल के समकक्ष कोई कोर्स किया है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षाओं संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। तो आपकी यहाँ पर शैक्षिक योग्यता 10th पास या आपने इसके समकक्ष कोई कोर्स किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं, आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी। उसकी अंक तालिका यानी कि अपनी मार्कशीट और प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं या अगर आपका अभी रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथियों, अधिमानी अर्हता यानी कि कुछ लोगों को एग्जाम में छूट मिलेगी कुछ नंबर की। तो अगर आपके पास एनसीसी है और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर की छूट मिलेगी और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर की छूट मिलेगी। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर की छूट मिलेगी। अगर आपके पास स्काउट गाइड है तो आपको 1 नंबर की छूट मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस कौन सा होना चाहिए? 4 पहिया वाहन का अगर आपके पास लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक अलग से दिया जाएगा। यानी कि अधिमानी अर्हता अगर आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपके 3 नंबर हो गए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका 1 नंबर और हो गया। तो आपको यहाँ पर पूरे 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस होने पर आपको 1 मार्क्स अलग से दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने यूपीएसडीएमए के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को यहाँ पर बिंदु संख्या 7 यानी कि अधिमानी अर्हता अंकित अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 3 अंक अलग से दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास आपदा मित्र प्रशिक्षण इसमें अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 3 नंबर और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। साथियों, अगर बात करें आयु सीमा की तो अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना इनरोलमेंट वर्ष यानी कि 1 जुलाई अभ्यर्थी की आयु के आधार पर की जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको यहाँ पर एज में छूट मिलेगी। तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अनुसूचित जातियों यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी, ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे। अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास होगा तो आपको यहाँ पर एज में छूट मिलेगी। अगर आपके पास मूल निवास नहीं है तो आपको एज में छूट नहीं मिलेगी। तो आप मूल निवास और आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए नया, क्योंकि आपको यहाँ पर डीबी में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो आप यहाँ से अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास नया बनवा लीजिए, आपका 5 से 7 दिन में बन जाएगा। साथियों, इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि आयु के प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र या प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी कि आपकी जो एज होगी वो हाई स्कूल के मार्कशीट में जो आपकी डीओबी होगी
उसी के हिसाब से वो काउंट करेंगे वहाँ पर। साथियों, अगर बात करें आवेदन पत्र की, यानी कि आपको फॉर्म कहाँ और कैसे भरना होगा, तो आपका फॉर्म जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भरवाएगा और यही भर्ती संपन्न कराएगा। यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस की भर्ती करता है, बोर्ड वही इसकी भर्ती कराएगा। और इसकी परीक्षा की बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि इसकी जो लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा में आपके लिए यहाँ पर 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी और आपको टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा। और आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। और परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी। साथियों, अगर बात करें कि आपकी डॉक्यूमेंट कौन चेक करेगा, कौन अधिकारी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और कौन अधिकारी आपका मेडिकल करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने साफ-साफ लिख रखा है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के स्थल एवं समय निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड कराएगा। और यथा समय वेबसाइट के अभ्यर्थियों को सूचना प्रदर्शित की जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं जो कौन से लेवल के अधिकारी होंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर जो होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। और जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित कोई पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक जो होगा वो सदस्य होगा। इसमें ये बोर्ड गठन किया जाएगा और यही बोर्ड आपकी डॉक्यूमेंट चेक करेगा और यही बोर्ड जो है आपका यहाँ पर मेडिकल करेगा। तो मेडिकल जैसे आप देख सकते हैं, मुख्य चिकित्सक अधिकारी द्वारा नामित कोई चिकित्सा अधिकारी इस बोर्ड में शामिल होगा और ये इन अधिकारियों का बोर्ड होगा। यही लोग आपका डीबी यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल करेंगे। साथियों, अगर बात करें शारीरिक मानक की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट, वेट और आपकी जो रनिंग कितनी होगी कितने मिनट में, तो आपकी जो हाइट है, यानी कि पुरुष की जो हाइट है, और पुरुष में कौन, ओबीसी, जनरल और एसटी, यानी कि ओबीसी, जनरल और एसटी की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का रिजर्वेशन है। जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाने पर आपका न्यूनतम सीना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको सीना अपना फुलाना होगा यहाँ पर। और जो एसटी कैंडिडेट होंगे तो उनका जो चेस्ट होगा बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथियों, महिला अभ्यर्थियों की यहाँ पर हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो एसटी कैंडिडेट होंगी महिला, तो उनकी जो हाइट है तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, तो उनका वज़न चेक होता है, तो उनका वज़न जो है वो कम से कम 40 किलो की होनी चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट होंगी फीमेल, तो उनकी जो है यहाँ पर 40 केजी यहाँ पर उनका वेट होना ही चाहिए। साथियों, अगर बात करें कि आपकी रनिंग कितनी होगी, कितने मिनट में होगी, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की रनिंग है वो 16 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप ये रनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर उन्होंने साफ-साफ लिखा है वह एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि आप भर्ती से बाहर हो जाएँगे। इन्होंने लिख रखा है उच्च स्तर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएँगे आप। साथियों, अगर बात करें कि आपका मेडिकल कैसे होगा, स्वास्थ्य परीक्षण, तो अंतिम रूप से एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का जिला कमांडेंट होम गार्ड्स द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को होम गार्ड स्वयंसेवक के पद पर तब तक एनरोल नहीं किया जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने नोट में लिख रखा है चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें नौकनी, बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोस वेन्स, दूरदृष्टि एवं निकट दृष्टि और आपकी कलर ब्लाइंडनेस और सिरवर परीक्षण, जिसमें रीनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण, वर्टिगो परीक्षण, वॉक परीक्षण आदि समाविष्ट होंगे, यानी कि इस तरह के आपके टेस्ट होंगे। साथियों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो कैंडिडेट के सेम नंबर हैं तो इसमें किसका सिलेक्शन होगा, इन्होंने यहाँ पर बता रखा है
लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की अधिमानी आहर्ताओं एवं यूपीएसडीएमए द्वारा आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण या वाहन चालन से संबंधित प्रमाण पत्र धारकों को अनुमान्य अंकों को जोड़ते हुए श्रेष्ठता क्रम श्रेणीवार आरक्षणवार प्रत्येक जनपद के अभ्यर्थियों की पृथक यानी कि अलग अलग सूची तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर क्रम का निर्धारण नियमानुसार किया जाएगा। यानी कि 2 कैंडिडेट हैं और दोनों के जो अंक हैं वो इक्वल हैं, तो किसका सिलेक्शन होगा? तो उन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि 2 लोग हैं और दोनों के जो मार्क्स हैं वो एक जैसे हैं, बराबर मार्क्स हैं, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी तो उसको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि उपर्युक्त विचारण के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो अभ्यर्थी की अधिमानता क्या है? अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा, आपके पास आपदा का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा और आपका डीएल होगा, तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको यहाँ पर पहले भर्ती किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी। अगर इसके बावजूद भी 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, उनके मार्क्स भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार यहाँ पर जिसका नाम पहले होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। साथियों, जो जानकारी इसमें इम्पोर्टेंट थी वो एक-एक पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका तुरंत रिप्लाई देंगे, तुरंत आपकी हेल्प करेंगे। और यूपी होमगार्ड से जो भी अपडेट आएगी हम आपको समय-समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।